नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हम लोग रेलवे ग्रुप डी के पेपर को हल करेंगे और इससे पहले जो पेपर 2018 में हुए थे उस सभी पेपर हम यहाँ पर रीजनिंग के टेस्ट को हल करेंगे और आप सभी हमारे साथ में चलना है और अपना स्कोर बनाते हुए देखना है कि कितने आपने सही क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आइए चलते हैं गाइस। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है। ठीक, फिगर से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें आपको कुछ आकृति दिख रही है, इस पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति भरी जाएगी। तो दोस्तों इसमें देखिए नीचे इधर पे ऐसे ऊपर फूल लगा हुआ है और इसका ये ऊपर चला गया, नीचे फूल आ गया। इसके बाद ये यहाँ पे आ चुका है और फूल इधर। तो अगर देखा जाए तो 180 यहाँ पे घुमाया, इसके बाद 180 फिर यहाँ से घुमाया, फिर इसका ये घूम के कहाँ चला जाए ऐसे। तो आकृति आपकी कौन सी ए नंबर आकृति आपकी यहाँ पर बन जाएगी। कौन सी ए नंबर आकृति आपकी बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प नंबर ए सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। सीरीज क्वेश्चन है तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ 22 सी है, 42 एफ है, 62 आई है। तो यहाँ 22 से 42 कैसे हुआ। तो अगर हम यहाँ पे प्लस का 20 कर दें और तो कितना 22 और 20 42 हो जाएगा। 42 62 में 20 जोड़ेंगे तो 42 में 20 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। ठीक, और 62 में 20 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। ठीक, अब 82 का सभी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे सी 3 पे आता है प्लेस वैल्यू, एफ 6 पे आती है और आई 9 पे आती है। 3 6 9 इसके बाद 12। तो 82 एल 12 जहाँ पर होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है गाइस। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न आकृति की निर्माण करने के लिए कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आपको जो आकृति दिख रही है ऐसी आकृति आपको किस में मिल रही देखने को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, विकल्प नंबर डी, ये आपको सेम वैसी ही मिल रही है जैसे क्वेश्चन में है। यहाँ पे वही आकृति यहाँ पे सेम मिल रही है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। तो कथन एवं तर्क से संबंधित है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगना चाहिए, ये इसका कथन है। चलिए ठीक है, तो अब कह रहा है कथन 1 है कि हाँ इससे ये सुनिश्चित होगा कि मोबाइल के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जाए। बिल्कुल सही बात है कि हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इससे जो मोबाइल की जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे राहत मिल सकती है। दूसरा देखिए, नहीं इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फ़ोन उपयोग करने की आदत लग चुकी है। तो देखिए हमें आदत से क्या मतलब है, लेकिन ये ज़रूरी है जैसे कि इसमें जो कथन में कहा है उसका कुछ पॉइंट इसमें आपको पहले मिल रहा है। तो आपका कौन सा आंसर लगाना होगा, पहला वाला आपका आंसर सही होगा। तो यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर केवल कथन एक तर्क मजबूत है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल एक तर्क मजबूत है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका अगला प्रश्न है इसमें फिगर काउंटिंग का है ये। तो यहाँ पर हम आयत को गिनेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे आयत को गिनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ये बड़ा आयत है। ठीक है, इसके बाद आपका ये आयत है 2। इसके बाद आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कितने निकल के आएंगे, 15 इसमें आयत आपके निकल के आएंगे। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन यह है ये इसमें कि कार के टायर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चेयर का निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कार का संबंध टायर में किस तरीके से है। तो यहाँ पे कुर्सी के जैसे लेग से है। क्लियर है,
तो ये बहुत आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से हमें लगता है हाँ ये भी फिगर काउंटिंग से ही है। फिगर नहीं, यहाँ पे हम रेखाओं से संबंधित है कि इसमें कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ना होता है कि रेखाएं कितनी हैं, कितनी रेखाएं आपको मिल सकती हैं इसमें। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हो गई। 11 12 13 14 है ना, 14 ही हो गई। इसके बाद आपको ये यहाँ से अब एक रेखा ये 15, ठीक है। इसके बाद ये 16। तो इस तरीके से 16 रेखाओं को आप बनाएंगे तब ये आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कूट भाषा में VEIL क्या है? VEIL है, 2592 दिया है, तो मीट को क्या लिखा जाएगा? तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे हल करेंगे कि यहाँ पे V का 22 कोड होता है, ठीक है, और E का 5 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है। तो अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे लिया गया है, 5 इसका है, 9 यहाँ पे है, इसका 2 है, एक का अंक यहाँ पे लिया गया है। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमें पूछा गया है उसको देखते हैं। मीट का M का कितना होता है? M का होता है 13, कितना? 13 होता है, ठीक। इसके बाद M का आपका 13 होता है, E का 5 होता है, इसका भी 5 होता है, और इसका 20 होता है। तो इसके लिए अब हमें इकाई का अंक 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 3 5 5 0, 3 5 5 0। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आकृति से संबंधित है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। इसको हल करने के लिए फिगर को समझेंगे। यहाँ पे फिगर क्या कर रहा है? इस तरीके से यहाँ पे डायमंड है, फिर ये इस तरीके से घूम गया है, फिर ये घूमकर इस साइड आ गया है। तो पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे आ गया, अब ये ऐसे हो गया है। तो अब ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसको अब मूव कराएंगे तो इसकी स्थिति के अनुसार ये आपका हो जाएगा कौन सा? देखिए इस सी विकल्प में आ जाए। कौन सा? सी का विकल्प, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? यहाँ पे एक चीज़ बहुत याद रखना है कि आपको यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मैच करेगा, और यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ पे मिला है? डी नंबर पे मिला है, सी नंबर पे मिला है। यहाँ से डी है लेकिन यहाँ पे सी है। तो इस चीज़ को गौर करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में गलत होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कथन है और निष्कर्ष है। कहते हैं कि श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष निकला कि श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं, ठीक। श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं। तो गाइस इसमें दोनों आपको कथन और निष्कर्ष आपने पढ़ लिए, निष्कर्ष दोनों पढ़ लिए हैं, इसमें बताना। तो कह रहा है कि एक्स श्रीमान कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं, ठीक है। इसके बाद श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं, और सेकंड का निष्कर्ष है श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते। अच्छा ये बताइए कि क्या आपके कथन में ये कहा गया है कि शाम को विचार नहीं आते हैं, ठीक है। और इसमें ये तो कहा गया है कि क्या कहा गया कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं, ठीक है। तो अब पहला जो निष्कर्ष इसको देखिए, एक्स श्रीमान एक्स को केवल सुबह में, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल सुबह में ही उन्हें विचार आते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते, क्या सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते, अच्छे विचारों की चर्चा हुई है, ना कि ओनली विचार की। तो यहाँ पे कथन में क्या कह रहा है कि अच्छे विचार, और यहाँ निष्कर्ष में क्या कह रहा है? केवल सुबह विचार आते हैं। तो विचार तो आते हैं सुबह में, लेकिन कैसे आते हैं ये नहीं कहा गया।
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, शाम को तो इसमें चर्चा ही नहीं की, सुबह की चर्चा की गई है, तो शाम की तो वैसे ही गलत है। तो इसमें सुबह सिर्फ इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें अच्छा नहीं लगाया है। अगर अच्छा कह देता तो ये सेकंड सही हो, फर्स्ट सही हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ना तो एक सही ना तो दो सही। ठीक है, कोई सही नहीं होगा, सब गलत होंगे, दो बोथ रॉन्ग। चलिए दोस्तों, ये 11 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है, चलिए गाइज 12वां प्रश्न पर देखते हैं। 12वां क्या है प्रश्न, कह रहा फ्लूट को 62-105 के रूप में लिखा जाता तो हारमोनिका को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू को जानते हैं। तो प्लेस वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगी, 12 होगी, इसके बाद यू की 21 हो जाएगी, और यू की 20, टी की 20 हो जाएगी, ई की 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोड आपके पास बहुत लंबा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, ओनली 6 दिया गया है। फिर इसके बाद 2 दिया गया है, इसके बाद 1 दिया गया है, इसके बाद 0 है, फिर 5 है। तो यहाँ से सबका इकाई का अंक यहाँ पे उठाया जा रहा है। क्या है, इकाई का अंक लिया जा रहा है। देखिए ऐप का 6 है, यहाँ 12 का क्या है, यहाँ पे 12 का 2 लिया गया है, 21 का 1 लिया गया है, 20 का 0 लिया गया है, 5 का इकाई अंक 5 लिया गया। तो आपके पास इकाई का अंक लिया गया है, तो आप भी क्या करिए, हारमोनिका का कोड निकाल के रख लीजिएगा। 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा एम का, ओ का 15 होगा, एन का 14 होगा, और आई का 9 होगा, सी का 3 होगा, और ए का 1 होगा। तो इकाई अंक लेना हमें। इकाई अंक लेंगे तो एच का 8 ही रहेगा, ठीक है, और ए का 1 रहेगा, इसके बाद इसका 8 रहेगा, तो 1 8 1 8 1 8। तो इसमें अभी सभी में है, ये वाला विकल्प आपका भी हट जाएगा। कौन सा, ये वाला अभी बाहर हो गया। ठीक, अब इसमें जो सही होगा आपको इसी तरीके से मैच करना है इकाई का अंक लेकर के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन होगा सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सी वाले विकल्प पर टिक कर लेना है, सी वाला विकल्प आपका सही होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से कथन का है। कथन एवं निष्कर्ष का देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, तो याद रखना है। तो कथन कह रहा है प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं निष्कर्ष पे, तर्क पे। तर्क भी है इसमें, हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। तर्क सेकंड है, नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कथन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए, ये कथन है। और उस पर तर्क लगाया गया है कि हाँ, इससे क्या होगा कि स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा और उन्हें रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। और ये सही बात है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे अनुशासन नहीं हो रहेगा, ऐसा तो कुछ इसमें कहा नहीं है। कहा है, नहीं कहा है। तो यहाँ पे आपका जो कथन होगा वो कौन सा, केवल और केवल एक मजबूत होगा। ठीक, ये नेगेटिव जब भी तर्क होता है सब, तब जब तर्क पॉजिटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव को हम गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से यहाँ पे एक आपको आकृतियाँ दिख रही हैं, इनमें से ऑड नंबर छांटना है, विषम क्या है। तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे 1 2 3 4 भुजाएँ हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी 6 भुजाएँ इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं। ठीक, और प्रत्येक में यहाँ पे देखिए, यहाँ मिडल में तीर का निशान लगा हुआ है, यहाँ मिडल में लगा हुआ है, यहाँ मिडल में लगा हुआ है। लेकिन इसमें जो तो क्या, ये मिडल में, इसमें कॉर्नर में लगा हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर का ही सही होगा। कौन सा, सी वाला ही सही होगा। ठीक है, यही आपका विषम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विकल्पों से अनुपस्थिति संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 11 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 27 36 43, यहाँ बीच में जो है तो खाली है, और इसके बाद 68 75। तो देखिए जब भी सीरीज़ का सवाल हो तो उसमें थोड़ा सा सोचें, फिर इसके बाद करें। तो 11 से 20 कैसे हो रहा है, यहाँ पे
11 से 20 यहाँ के 9 जोड़ रहे हैं, कितना 9 जोड़ दिया, 20 से 27 7 जोड़ दिया, ठीक। इसके बाद 27 से 36 हो गया, तो यहाँ पे 9 जोड़ दिया गया है। तो 7 9 7 की सीरीज चल रही है। इसके बाद 36 से 43 यानी 7 जोड़ा है, फिर 43 में 7, अब कितना 9 जुड़ेगा, तो 43 में जब कितना था 43 ना, हाँ 43 तो 52 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 आपका किस में नहीं है, 52 आपका इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 विकल्प आपके बाहर हो गए। अब चलिए नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे अब जब 9 जोड़ेंगे 52 में तो कितना हो जाएगा, 52 में 9 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, कितना 61। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 52 में 7 जोड़ना है, 52 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 59 होगा दोस्तों। यहाँ पे हमसे बाई मिस्टेक हो गई है, तो सुधार कर लें कि कितना 52 में 7 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। क्लियर है। फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि मौसम विज्ञान का कहना है वर्षा में कमी फसलों में विफल होने का कारण है। मौसम विज्ञान का कहना है कि वर्षा में अगर कमी रहेगी तो फसलों में विफल होने का कारण है। तो ठीक है, इसका धारणा क्या है कि फसल के लिए वर्षा आवश्यक है और सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो सिंचाई है क्या वर्षा पर निर्भर रहती है? नहीं रहती ना। तो यहाँ पे ये तो सीधे से गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। बचा क्या एक, यानी कि फसल की वर्षा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया वर्षा में कमी, अगर कमी रहेगी तो फसल में अच्छी नहीं होगी, विफल हो जाएगी। तो क्या वर्षा जो है तो सिर्फ फसल के लिए बहुत आवश्यक है। क्लियर है। तो पहला वाला ऑप्शन धारणा केवल एक नहीं है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पे आपको चिन्ह बदलने हैं, संकेत दिए हैं उनको बदलना है। तो प्लस की जगह माइनस और गुणा की जगह भाग को दर्शाता है। तो प्लस की जगह माइनस करना है, गुणा की जगह भाग करना है, ठीक। और यहाँ भी भाग करना है। तो जब यहाँ पे ऐसा हम करेंगे तो बोर्डमास नियम के तहत जो आपका बोर्ड का ये है, ठीक। तो ब्रैकेट सबसे बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग, बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे। तो 25 और यहाँ पे जब माइनस चिन्ह है तो 25 75 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50 बचेगा। इसके बाद चिन्ह आपका लगा है भाग का, तो 5 का भाग इसमें देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से जो डिवाइड का चिन्ह है 10 का भाग 10 में करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाए। क्या आ जाए, एक आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल का कोड दिया है और लैंड का पूछा है। तो यहाँ पे एल 25 होता है, बाई ई 5 होता है, एल 12 होता है, एल फिर 12 होता है। तो सेम आपको प्लेस वैल्यू रख दी गई। तो लेंथ में एल 12 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, एन टी हो जाएगा, एन 14 हो जाएगा, टी 20 हो जाएगा। तो एल 12 5 14 20, ठीक। कौन सा, विकल्प नंबर सी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है एल आई सी के कुछ क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब यानी कि आपको कैसा क्षैतिज दर्पण का जो प्रतिबिंब है उसको देखना है। तो यहाँ पे आपको कोई दर्पण लगा दिया जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको नीचे कौन सी आकृति बनेगी, यहाँ पे दर्पण अगर लगा है तो नीचे कौन सी आकृति बनेगी। तो एल का ये तो बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जस्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे जब लिखा जाएगा इस तरीके से, जब यहाँ पे दर्पण लगा रहेगा तो आपको जो एल बनेगा इस तरीके से बनेगा, आई इस तरीके से बनेगा, सी ऐसे ही रहेगा, के आपका ऐसे ही रहेगा। तो इसमें कौन सी आकृति आपको दिख रही है, तो सी नंबर दिख रही है। कौन सी, सी नंबर दिख रही है। तो सी विकल्प किस में सही है, बी नंबर पे सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही संबंध को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे धातु है, कांच है, बर्तन है, ठीक। धातु है, कांच है, बर्तन है। तो यहाँ पे फिगर यहाँ पे ये है, ऑप्शन आपके ये है। तो जो धातु था और कांच था और बर्तन थे, ठीक। तो देखिए दोस्तों जो बर्तन होते हैं ये धातु के भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि आपका जो बर्तन है ये बर्तन हो जाएगा, ठीक। सी नंबर, सी जो होगा बर्तन हो जाएगा। तो कुछ बर्तन आपके धातु के भी होते हैं, कुछ बर्तन आपके कांच के भी होते हैं। तो इस तरीके से विकल्प नंबर जो सी है वो आपका
सही हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब इस बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा? यानी ये दिखेगा आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा है, तो सेम यही होना चाहिए। तो इसमें बाकी आपको एक भी इमेज क्या मैच कर रही है? ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी उल्टा है, तो कौन सा सेम लग रहा है? सेम है ये। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्या? डी, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे डी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये ऑप्शन डी, ठीक, यहाँ पे ए पे डी लिखा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है, कौन सा पैटर्न निम्नलिखित आकृति के साथ निकटतम समानता रखता है? तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे दो फिगर हैं जो समानता रखते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है, दो वर्ग बने हुए हैं एक इस तरीके से। तो यहाँ पे दो वर्ग हैं, ठीक, एक त्रिभुज है, ये इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे ये हो नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत। तो कौन सा फिर सही है? ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ए नंबर आपका। क्लियर। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है दोस्तों, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वंदना विशाल विनीता की बेटी है। वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। देखिए दोस्तों, वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। तो यहाँ पे ये विशाल हो गया, ये विनीता हो गई, ठीक, और इन दोनों की शादी होने के बाद ये वंदना हो गई। अमित विनीता के भाई का बेटा है। अमित विनीता के, यहाँ पे ये विनीता है और विनीता का ये भाई है, ठीक। विनीता के भाई का ये लड़का है अमित, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना दिया है, बेटा है। तो अमित के लिए वंदना कौन है? अमित के लिए जो वंदना है ये कौन है? तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पूछा क्या है कि अमित विनीता के भाई छोटा, अमित के लिए वंदना कौन है? तो अमित का वंदना से, तो से का की ओर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अमित के लिए, तो एक मिनट उल्टा हो गया यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर होगा क्या? ये चचेरी या फुफेरी बहन, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे वृत्त, आयत, वर्ग, आयत, वृत्त, आयतन, वर्ग, आयत। तो यहाँ पे वृत्त आपकी आकृति होती है, क्या है? वृत्त है कि आपकी आकृति है इस तरीके से, ठीक है। और आयतन आपका एक धारिता होती, मात्रक होता है। आयतन क्या होती है? मात्रक होता है, इस तरीके से मात्रक होता है। वर्ग आपका ये होता है, ठीक है, ये आपका वर्ग है। आयत बन जा रहा है बार बार, तो इसको जब हम करेंगे तो इस तरीके से ये वर्ग बन रहा है, ठीक है, ये। और आयत भी आपका ये आयत बन रहा है, तो और ये आपका गोला हो गया, वृत्त हो गया, ठीक। तो आयतन यहाँ से अलग हो जाएगा, क्या? आयतन यहाँ से अलग हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी नंबर, इसमें ऑप्शन आपका ए नंबर ये सही होगा, जहाँ पे बी यहाँ से है लेकिन यहाँ से ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला और अंतिम प्रश्न है स्पेक्ट्रोसाइट का। कहता है कि कथन है, पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। फिर पूर्वानुमान, पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य में आते हैं, ठीक है। ये इसने कह दिया। इसके बाद उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत थे, उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत थे। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो बात की गई है कि पहले पक्षी अभ्यारण्य बहुत पक्षी थे, ठीक है। फिर कहता है कि निष्कर्ष जो पूर्वानुमान है इसमें कह रहा है
ये पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य में आते हैं। सही बात है। तो पहले पक्षी अभ्यारण्य बहुत पक्षी थे, हाँ थे, लेकिन अब हो सकता है उस टाइम पे जो तो उसने देखा हो जब ये कथन कहा गया हो तो बहुत सारे हों, लेकिन इसने कथन के बाद पूर्वानुमान भी लगा दिया कि एक टाइम पे वो आ जाते हैं। तो ये बात सही है। इसके बाद दूसरे कथन पे क्या कह रहा है, दूसरा पूर्वानुमान है कि उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत, ऐसी बात कहीं कही नहीं गई है। तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक निहित हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट था, आपको कैसा लगा आप जो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।